नमस्कार, सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में चुनावी पारा बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और बेल्लारी में करेंगे जनसभाएं। 24 की चुनौती में बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। अमित शाह यूपी, जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में संभालेंगे कमान, तो वहीं राजनाथ सिंह गुजरात में करेंगे जनसभा। आज तापमान के साथ बढ़ेगी चुनावी सरगर्मी। राहुल गांधी ओडिशा के मालेपुर में करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव मुरादाबाद और बरेली में साधेंगे निशाना। वहीं मायावती मुरैना में करेंगी प्रचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेश खाली मुद्दे पर ममता सरकार को फिर घेरा। शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्वों को संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए बताया खतरा। कहा, चुनाव में जनता ममता को देगी जवाब। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान को मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने लिया हिरासत में। छत्तीसगढ़ में मुंबई ला रही क्राइम ब्रांच की पुलिस। सऊदी अरब के रियाद में आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। गाजा में संघर्ष विराम पर रहेगा जोर। बंधकों की रिहाई पर बातचीत के बीच हमास ने इसराइल के 2 बंधकों का वीडियो किया जारी। और आईपीएल में आज होंगे 2 मुकाबले। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। लोकसभा चुनाव के बाकी 5 चरणों के लिए राजनीतिक दल जनसभाएं, रैलियां और रोड शो करने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में लगातार 4 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बेलगावी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उत्तर कन्नड़ के सिरसी, दावणगेरे और बेल्लारी में रैलियों को संबोधित करेंगे और एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील करेंगे। आम चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज एटा के कासगंज, मैनपुरी और इटावा में सभाएं करेंगे। वे कानपुर में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले नड्डा बंगाल के बहरामपुर और नादिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाद में नड्डा का ओडिशा के गंजाम जिले में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को संदेश खाली मामले में घेरते हुए बोला कि हमने देखा है कि कैसे ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर हमला किया गया। जेपी नड्डा ने दावा किया कि जनता ममता बनर्जी को करारा जवाब देगी और भाजपा पश्चिम बंगाल में 35 से अधिक सीटें जीतेगी। हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है, यह सच में बहुत ही संवेदनशील भी है और कष्टदायी भी है।
दर्दनाक भी है। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी ज़मीनें बचाने के लिए वहाँ गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था, वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं, संदेश खाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर, एक विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। क्या ममता जी जनता को डराकर, धमकाकर, उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो जैसे मनीषियों ने इस बंगाल की कभी कल्पना की थी? ममता दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करके चुनाव जीतेंगी तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जनता आपको इसका करारा जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में भाजपा 35 से अधिक सीटों पर जीतेगी। संदेश खाली ममता की निर्ममता और बर्बरता का संदेश चीख चीख करके दे रही है। आज जब मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूँ, बंगाल के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता से आह्वान करता हूँ कि आप सभी संदेश खाली की पर ममता बनर्जी को जवाब मांगें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संदेश खाली की पीड़िता को पार्टी द्वारा टिकट देकर भाजपा महिला सशक्तिकरण के संदेश को मजबूती दी है और साथ ही ममता बनर्जी को यह जवाब दिया है कि ये महिलाएं अकेली नहीं हैं। इनके साथ सारा देश खड़ा है, सारा समाज खड़ा है और इन्हें न्याय मिल के रहेगा और पश्चिम बंगाल की जनता जरूर जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह आज सुबह अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बाद में खंभात और भावनगर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मुंबई के एक पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की। मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने पार्क पहुंचे लोगों से योग और कसरत की मांग की और कहा कि पार्क में उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके काम के लिए बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई सत्रों पर काम हुआ है। बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के लिए, उनके काम के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, मैं समझता हूँ हम सब के लिए गर्व की बात है। और विशेषकर यहाँ तो हमारी नारी शक्ति इतने बड़े संख्या में है। कौन भूल सकता है वो दिन जब हमारे माता बहनों, बहुओं, बेटियों को शौच के लिए गांव में खेत में जाना पड़ता था। कौन भूल सकता है वो दिन जब देश की आधी जनसंख्या के पास एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं था। इनको भी एलपीजी था, लेकिन अगर रिफिल चाहिए तो 15-15 दिन रुकना पड़ता था, ललो चप्पो करनी पड़ती थी सिलेंडर वाले, और पानी की किल्लत, अनेक समस्याएं जिसमें बहुत काम हुआ है, बहुत पहल हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली, बदायूं और एटा जिले में रैली करेंगे। उधर विपक्षी इंडी गठबंधन के पार्टियों के नेता भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा के 4 लोकसभा क्षेत्रों कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर और जगतसिंहपुर में होने वाली रैलियों में शामिल होंगे। उधर इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज मुरादाबाद, बरेली और संभल में अपने उम्मीदवार के समर्थन में रैली करेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता आज भी दिल्ली में रोड शो करेंगी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी।
बसपा प्रमुख मायावती मध्य प्रदेश में हुंकार भरेंगी और मुरैना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। और बुलेटिन में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। बिहार के अररिया संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रदीप सिंह इस बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। भारतीय जनता पार्टी ने अररिया के निवर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह पर एक बार फिर भरोसा जताया है और इनके खिलाफ तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज चुनाव मैदान में हैं आरजेडी के टिकट पर। कौन सा ये बड़ा काम है जो आपने 5 वर्षों में किया, जिसको आप जनता को बता के जनादेश मांग रहे हैं? देखिए, कई महत्वपूर्ण काम है। जैसे अररिया से गलगलिया 4 लेन रोड बन रहा है, 90% काम हो गया है। अररिया से गलगलिया नई रेल लाइन बन रहा है, 75% काम हो गया है। अररिया टू सुपौल रेल लाइन बन रहा है। उसी तरह से 6 ट्रेन का सौगात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अररिया जिला वासियों को दिया है। 6 ट्रेन, आधा दर्जन। पटना जाने का कोई ट्रेन नहीं था। यहाँ से लोग 600 रुपया में पटना कोच बस में जाते थे, अब 125 रुपया में पटना गरीब आदमी जा रहे हैं। सहरसा से फरबिसगंज एक ट्रेन 15 साल से बंद पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद है। अररिया से सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का ट्रेन दिया, अररिया से दरभंगा, अररिया से रक्सौल, ऐसे कई योजना है। जैसे इंटीग्रेट चेक पोस्ट यहाँ बना है इंडिया नेपाल के बीच, बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 500 करोड़ का। तो इस तरह का कई काम है। चारों तरफ चौमुखी विकास हुआ है। प्रदीप सिंह को तो वाई का साथ मिलता रहा है। बाई इलेक्शन में भी भले ही सरफराज अहमद की जीत हुई, लेकिन नरपतगंज और रानीगंज में तो वाई ने आपको वोट किया। पूरे जिला में मिलता है और नरपतगंज तो अव्वल। ऐसे में बता दूं कि सबसे ज्यादा वोट अगर मुझे कहीं मिलता है तो वह नरपतगंज की धरती से, उसी विधानसभा में टॉप रहा हूं। प्रत्याशी आपके खिलाफ हैं, वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, बड़ा नाम है, बिहार सरकार में मंत्री रहे और उनके बड़े भाई के मुकाबले जो छोटे भाई हैं उनसे कड़ी चुनौती मिल रही है। 4 जून को जब गिनती होगी ना, जब बक्सा खुलेगा, जब निकलेगा जिन, तब आपको पता चल जाएगा कितना चुनौती है। प्रदीप कुमार सिंह जो अररिया के अभी सांसद हैं और उनका कहना है कि जिन लोगों ने मुझे पहले भी वोट दिया मैं उनका भी सांसद था और जिन्होंने वोट नहीं किया मैं उनका भी सांसद रहा। ये एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं भारतीय राजनीति में, जिस तरीके की बात प्रदीप सिंह कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ फॉरबिसगंज अररिया से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और मणिपुर बाहरी संसदीय क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होगा। मणिपुर में 26 अप्रैल को हुए चुनाव के बाद राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पत्र जारी कर इन केंद्रों पर 30 अप्रैल को दोबारा मतदान कराने की घोषणा की है। चुनाव आयोग की ओर से जारी पत्र के अनुसार मणिपुर संसदीय क्षेत्र के उखरूल विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों के अलावा चिनगई और करोंग के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राजपूत समाज पर दिए एक बयान का वीडियो शेयर किया है और राहुल गांधी से तुरंत राजपूत समाज से माफी की मांग की है। अमित मालवीय के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के इस बयान पर कहा कि राहुल गांधी को इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तुरंत राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के कर्नाटक के बेल्लारी में दिए भाषण की 24 सेकंड की एक वीडियो क्लिप शेयर की है। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे।
किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में पहली बार गुजरातियों समेत अप्रवासी भारतीयों ने अहमदाबाद से सूरत तक एक कार रैली का आयोजन किया। रैली में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका से आए NRI और अप्रवासी गुजरातियों ने भाग लिया। मैं गायत्री जोशी हूँ। मैं US से आई हूँ, न्यू जर्सी से, और मैं वहाँ का मीडिया में रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ भी वही काम कर रही हूँ। मैं बहुत इट इज़ इनक्रेडिबल कि जिस तरह से यहाँ लोगों में उत्साह है, और स्पेशली हमारे NRIs में। बाकी लोग तो क्या है कि वो लोग ऑलरेडी सिस्टम के पार्ट हो चुके हैं, कि उन्होंने देख लिया है कि विकास क्या हो रहा है, उनकी लाइफ कितनी चेंज है। हम लोग भी एयरपोर्ट उतरते हैं तब से ही लगता है कि कहीं और कोई एक अलग, मतलब हमारे भारत देश की एक पूरी क्या बोलते हैं, उसकी शान एकदम चेंज हो गई है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली कांग्रेस के जो प्रमुख हैं अरविंद सिंह लवली, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस वक्त ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के जो प्रमुख हैं अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और जो कांग्रेस की जो छवि है वो आप देख रहे हैं कि लगातार गिरती जा रही है। एक के बाद एक जो पर्दा है वो फाश होता जा रहा है, और शायद इसीलिए उनके जो नेता हैं वो एक एक करके टूट रहे हैं। और ये जो खबर आ रही है ये भी शायद इसी से कहना चाहिए कि बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो प्रमुख हैं कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और आप देख रहे हैं कि इस्तीफे, और इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुमार आलोक। कुमार, जैसे कि अभी हमने देखा, ये बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या इस वक्त अपडेट है, क्या आप बताना चाहेंगे इस खबर पर? है यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और खास करके पहले भी वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन ये जो उत्तर पूर्वी जो सीट जो कन्हैया कुमार को जो दिया गया है, उसको लेकर के पहले से विवाद चल रहा था। संदीप दीक्षित जो है, शीला दीक्षित इस सीट से चुनाव लड़ चुकी है, हार चुकी थी वो 2019 में। तो इस सीट को लेकर के खास करके जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो समझौता हुआ 4 और 3 की जो बात बनी, उसकी बात से लेकर के जो सीटों को लेकर जो दावेदारी चल रही थी, उसमें बहुत विवाद था। और उसी विवाद का एक कारण था कि अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है। और आपको आश्चर्य होगा कि आने वाले दिनों में, यानी कि 1-2 दिन के अंदर, और भी बड़े नेताओं का कांग्रेस से इस्तीफा हो सकता है। खासकर संदीप दीक्षित नाराज है, और कांग्रेस की जो कमेटी है, जो दिल्ली की जो कमेटी है, वो खासा नाराज है। खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली से जो मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को जो उम्मीदवार बनाया गया, उसको लेकर के। तो अभी और इस्तीफा और नाराजगी आपको देखने को मिल सकती है, खासकर कांग्रेस में। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस नेता हैं, या तो वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो लोकसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर जरूर आएगा। क्या है कि अभी कांग्रेस में जो जिन लोगों का दबदबा अभी है, उसमें कहा जा रहा है कि खासकर जयराम रमेश को लेकर के बहुत सारे जो नेता हैं, खासकर जो आपने देखा होगा, जो उनके प्रखर जो प्रवक्ता थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और ये कहकर इस्तीफा दिया कि कांग्रेस में एक आदमी का, खासकर जयराम रमेश और लेफ्ट ग्रुप, यानी लेफ्ट समर्थित लोग जो हैं, उन्होंने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। तो इसको लेकर के खासी नाराजगी है लोगों में। और उसी के तहत ये अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है। और आप आने वाले दिनों में देख सकती हैं कि आज क्या कल या परसों की, मतलब ज्यादा दिन की बात नहीं है, इस्तीफा का दौर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में और होगा। आप देख सकते हैं कि पंजाब में आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, लेकिन दिल्ली में इन लोगों ने गठबंधन किया है। उसी तरीके से और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है।
तो ये जो एक कह सकते हैं कि जो ये जो गठजोड़ है वो रास नहीं आ रहा है, खासकर कांग्रेसियों को रास नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि उनके अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। गौरव वल्लभ की हम अगर बात करें कि बहुत प्रखर प्रवक्ता रहे हैं और उन्होंने ये इल्जाम लगाया था, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस के अंदर जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जयराम रमेश और जो लेफ्टिस्ट ये हैं कन्हैया कुमार सीपीआई के थे और महज 4 सालों के अंदर ही वो बहुत बड़े नेता हो गए। और उत्तर पूर्वी सीट जो उन्हें दिया गया उसको लेकर के दिल्ली वासियों में और खासकर कांग्रेस के लोगों में खासी नाराजगी थी और उसी का प्रतिफल है कि आज अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया। बिल्कुल आलोक, जो राहुल गांधी का भी हमने बयान भी सुना था, उन्होंने कहा था कि जो राजपूत समुदाय है उसको लेकर भी राजपूत समुदाय उनसे नाराज है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो उनके अपने नेता हैं वो भी राहुल गांधी से काफी हद तक नाराज नजर आ रहे हैं? राजपूत समाज की जो बात हुई थी, खासकर पुरुषोत्तम रूपाला ने जो स्टेटमेंट दिया था राजपूत समाज के लिए, उससे नाराजगी थी। लेकिन उस नाराजगी को बहुत हद तक सॉल्व कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। खासकर योगी जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, उन्होंने उस पर दखल दिया। तो बीजेपी के लिए वो समस्या नहीं है। लेकिन समस्या खास करके कांग्रेस के अंदर ये हो रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन पे एक तरह से कब्जा कर लिया गया है, 2, 3, 4, 5 जो सिंडिकेट जो अपने जमाने में इंदिरा गांधी के जमाने में जो सिंडिकेट हुआ करता था, वो सिंडिकेट अभी राहुल गांधी के साथ है, ऐसा गौरव वल्लभ का कहना है। और ऐसा जो भी कांग्रेस से निकल के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उनका कहना है। तो ये सिंडिकेट के खिलाफ आवाज है और उसी आवाज का परिणाम है कि अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया। बिल्कुल, हम यहाँ ये कह सकते हैं जो अरविंदर सिंह लवली हैं वो कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव आने वाले हैं उन्हें लेकर बहुत सारे जितने भी नेता हैं कांग्रेस को, उनको कहीं ना कहीं ये मालूम हो गया है या फिर ये उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाला कल कांग्रेस का नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा। अरविंदर सिंह लवली एक जमाने में शीला दीक्षित के बहुत ही करीबी थे और खासकर जो सिख वोटर 1984 के दंगे के बाद जिस तरीके से नाराजगी हुई थी और उसी नाराजगी का परिणाम था कि कांग्रेस को मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, इसलिए कि सिख समाज की नाराजगी दूर हो जाए। खासकर दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, अरविंदर सिंह लवली बहुत बड़े नेता थे और उनका जो ये इस्तीफा है वो सिख समाज की नाराजगी का भी प्रतीक माना जा सकता है। और कांग्रेस के जो हम अगर कहें कि कांग्रेस के अंदर जो डैमेज कंट्रोल की बात जो होती है, उस डैमेज कंट्रोल में पूरा कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो पूरी तरीके से फेल हैं और उसी का परिणाम है कि लगातार इस्तीफे आप सुन रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि गौरव वल्लभ ने जिन कारणों पर इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफा पत्र को आप पढ़ेंगी तो आपको ये महसूस होगा कि कांग्रेस के अंदर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंदिरा गांधी के जमाने में जो सिंडिकेट था, किचन कैबिनेट जिसको कहते थे, वो किचन कैबिनेट इस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर कांग्रेसी इल्जाम लगा रहे हैं। तो हम आपको फिर से एक बार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इस्तीफा का दौर और भी जारी रहेगा। संदीप दीक्षित सबसे नाराज है, खासकर कन्हैया कुमार का जो टिकट है उसको लेकर। जयप्रकाश अग्रवाल बहुत बड़े नेता हैं लेकिन उनको चांदनी चौक से टिकट दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। लेकिन इसके अलावा उदित राज भी है। उदित राज की जो एंट्री है वो 4 या 5 साल पहले बीजेपी के वो सांसद थे और वो कांग्रेस में आए। तो कांग्रेस में आने के बाद उनको तुरंत परिणाम दिया गया, उनको टिकट दे दिया गया, तो वहां भी नाराजगी है। तो उदित राज और कन्हैया कुमार का जो टिकट दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट जिस तरीके से किया गया, उसको लेकर भारी नाराजगी है। और मैं एक बार फिर आपको बताता हूं कि आने वाले दिनों में इस्तीफाओं का दौर और हो सकता है कांग्रेस के अंदर और बड़े नेता इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल आलोक, लोकसभा चुनाव का जो मौसम है वो उसका जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कांग्रेस के कई नेता कह सकते हैं कि इस्तीफा दे रहे हैं या फिर कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा, ऐसे में आप कांग्रेस की छवि को किस तरह से देखते हैं? ये पहले तो वायनाड से जो चुनाव लड़ रहे हैं 26 अप्रैल को वहां पर चुनाव हुआ, तो उसमें ये कयास उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी की ओर से लगातार दबाव बढ़ रहा था कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़े और अमेठी से राहुल गांधी लड़े।
लेकिन इन लोगों ने अपने पत्ते छुपा कर रखे, इसलिए कि अगर राहुल गांधी घोषणा करते कि मैं अमेठी से लड़ूंगा तो वहां वायनाड में उनकी स्थिति खराब हो जाती। वायनाड के लोग यही समझते कि अमेठी से अगर राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो फिर वायनाड को छोड़ देंगे, तो उसका असर नहीं पड़े, इसलिए इन लोगों ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। हो सकता है कि आज शाम तक ये घोषणा हो जाए कि प्रियंका गांधी रायबरेली से और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा ने एक तरह से अभियान चला दिया था वहां पर, और उनके पोस्टर्स, उनके जो कटआउट्स है वहां लगे हुए थे अमेठी में, लेकिन आनंद फानन में रातों रात वहां से कटआउट और उनके पोस्टर्स को हटाया गया। तो ये भी साबित करता है कि कांग्रेस के अंदर जो सब कुछ है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है जी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब कल रात में सीईसी की बैठक हुई है और सीईसी की बैठक में ये डिसाइड नहीं हो पाया कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या अमेठी से या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, ये डिसाइड नहीं हो पाया है। और आज उसका फैसला हो सकता है कि दोपहर तक हम संभावना ये कर रहे हैं कि शायद आज दोपहर तक फैसला हो जाए कि रायबरेली से कौन लड़ेगा और अमेठी से कौन लड़ेगा। लेकिन इस बीच दिल्ली के अंदर जो अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा है वो बहुत मायने रखता है, और खासकर कन्हैया कुमार जो तमाम टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत ही बच के, बहुत ही डिफेंसिव होकर वो दे रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं हो, चाहे अरविंदर सिंह लवली हो, चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे और भी कांग्रेस के जो भी बड़े नेता है जो सदियों से कांग्रेस के लिए काम करते आए हैं, तो उनका ये उन लोगों को ये पच नहीं पा रहा है। बिल्कुल आलोक आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रोशन गौर जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। रोशन गौर जी, जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने भी देखा कि दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है और चुनावी माहौल बिल्कुल गर्माता जा रहा है और ऐसे में इस्तीफों का दौर जारी है, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो कांग्रेस के लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था, जिसमें अजय माकन सबसे प्रमुख थे और उसके बाद संदीप दीक्षित जी। तो एक तो पहले उन्होंने गठबंधन का विरोध किया था, उसके बाद जब कन्हैया कुमार और ये जो दूसरे हैं अपने जो इन्होंने उत्तर पश्चिम से इन्होंने टिकट दिया है तो उदय राज को, उसका भी विरोध हुआ कि आप जो कांग्रेस के मूल लोग हैं उनको टिकट दीजिए, जो दिल्ली के लोग हैं उनको टिकट दीजिए। संदीप दीक्षित को कन्हैया कुमार की जगह टिकट देने की मांग हुई थी, कांग्रेस ने नहीं माना, तो फिर इन्होंने उसके अंदर ही अंदर कांग्रेस के अंदर ही अंदर घमासान चल रहा था। और अब देखो कि जो लवली का इस्तीफा आया है ये उसी की ही परिणति है, क्योंकि जो दिल्ली में वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक, वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है। तो उनका कहना था कि आप आम आदमी पार्टी पर ठप्पा लगा रहे हैं कि अब आप ऑफिशियली कांग्रेस का वोट बैंक ले जाइए, जबकि अपना जो संगठन होता है आप चुनाव लड़िए तो आपका वोट बैंक वापस आ सकता है। जिस तरह से दिल्ली में शराब घोटाला और तमाम चीजें हुई और उनके जो मंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री जेल में है, तो उसके बाद कांग्रेस को लग रहा था कि हम अपना वोट बैंक वापस ले लेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि देश की राजनीति के लिए जो इंडिया गठबंधन बना कि वहाँ सीटें बढ़ जाए, इसलिए जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने गठबंधन कर दिया, लेकिन दिल्ली के लोग उसका विरोध कर रहे थे और उसी विरोध की ही परिणति है कि लवली का इस्तीफा हुआ। रोशन कौर जी, जैसे कि हमने देखा कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी अभी कोई एक राय नहीं बन पा रही है और ऐसे में जो कैबिनेट है, जो मंत्री हैं, वो लगातार कांग्रेस से अलग होते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं? कि कांग्रेस की जो नीति है और दिशा है दोनों ही बदल गई है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। जैसे अभी कल मैंने बड़ा अच्छा एक सीनियर व्यक्ति का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस दरअसल लेफ्ट बन गई है, क्योंकि राहुल गांधी की जो कोर टीम है जो उनको गाइड कर रही है उसमें सारे लेफ्टिस्ट है। तो कांग्रेस की अपनी विचारधारा खत्म हो गई है, उसको वामपंथी दल चला रहे हैं जी। तो कांग्रेस की अपनी विचारधारा ही नहीं रही। उनको लग रहा है कि जो लेफ्ट वाले करते थे वही हम भी करें और क्या पता हम उसी लाइन पर करके हमको वोट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट है वो भी आपसे कट रहा है। तो कांग्रेस के सामने तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि अपने संगठन को कैसे खड़ा करें। मैं भी चुनाव दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 16 सीटें थी उन पर मैंने दौरा किया, उत्तराखंड में दौरा किया, तो मैंने देखा कहीं भी कांग्रेस का एक झंडा तक मुझे नहीं मिला, कांग्रेस के बूथ मुझे खाली मिले। तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या वजह है इसकी, तो जो कांग्रेस के कुछ समर्थक है उन्होंने कहना था कि यहाँ न तो कोई बड़ा लीडर आता है, न ये संगठन के लोगों को महत्व देते हैं, न उनके जो पदाधिकारी हैं वो समय पर कहीं आते हैं, मिलते हैं। तो संगठन की समस्या है इसमें कांग्रेस के सामने।
और वो हमें पूरे देश भर में दिख रही है। सिर्फ पूरी जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिमट गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक जो ये सबसे ओल्ड ग्रांड पार्टी बोलते हैं, तो उसका तो हमें कहीं झलक इस चुनाव में कहीं दिख नहीं रही है। जी रोशन कौर जी, एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंदर सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया है, क्या कुछ वजह निकल कर आई है? उन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इसके पीछे क्या वजह है? असल में अभी तो पूरी बात पता नहीं चली है, लेकिन उन्होंने ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। तो उन्होंने उसमें उस बातें लिखी होगी। मुझे जो लगता है जो संदीप दीक्षित ने बातें लिखी थी शायद उन्होंने भी वही लिखी होगी कि एक तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का विरोध किया था, दूसरा उन्होंने कन्हैया कुमार का, उदित राज का विरोध किया था, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, और तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते थे कि 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। तो हो सकता है कि इस इस्तीफे के बाद अभी क्योंकि दिल्ली का चुनाव वही दूर है, तो हो सकता है कि यहाँ पर पार्टी पुनर्विचार करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर लवली का इस्तीफा देना, लवली उन नेताओं में है जिन्होंने पार्टी को दिल्ली में खड़ा किया, जिसमें अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कि जो चौहान साहब हैं जो दिल्ली के मंत्री रहे और शीला दीक्षित सरकार में 3 साल मंत्री थे, उन्होंने भी कांग्रेस सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि उदित राज ने उनके बारे में उल्टा पुल्टा कहा था। तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं वो हमको पूछ नहीं रहे हैं और ये पार्टी की विचारधारा पर चलते नहीं है। तो हो सकता है कि ये बातें उन्होंने चिट्ठी में लिखी हो, और मुझे लगता है कि जैसे सभी समय बीतेगा वो चिट्ठी अभी मीडिया के सामने आ जाएगी और बातें पता चलेंगी। बहुत शुक्रिया रोशन कौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन कौर जी। फिलहाल हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार आलोक, उनसे बात करते हैं। कुमार, जैसे कि अभी हम आपसे बात कर ही रहे थे कि अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है, इसके पीछे की अभी कोई ख़ास वजह निकलकर सामने नहीं आ पाई है जैसे कि अभी हमने जाना। तो क्या हम ये भी मान के चल सकते हैं कि आपके साथ जो गठबंधन हुआ है, क्या इसकी भी कोई वजह हो सकती है? आप ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी का जन्म भी कांग्रेस को पराजित करके हुआ था। तो ये कभी पचा नहीं सका कोई भी कांग्रेसी जो दिल्ली का है, जो जिसने दिल्ली में मेहनत करके कांग्रेस को खड़ा किया था। शीला दीक्षित की जो टीम थी, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे वो अजय माकन हो, और उसी आम आदमी पार्टी के साथ आप गठबंधन करते हैं, और गठबंधन के बाद उसमें भी 4 सीटें आम आदमी पार्टी को जाती हैं और 3 सीटें कांग्रेस को जाती हैं। तो 3 सीटों में आपने जो 2 सीटें दी हैं, खासकर कन्हैया कुमार को लेकर के, और उत्तर पूर्वी दिल्ली से, और फिर जो रिजर्व सीट से उदित राज को दिया गया है टिकट, तो ये लोग आउटसाइडर थे। ये 3-4 साल पहले कांग्रेस में आए थे, तो इसका घमासान विरोध पहले से ही हो रहा था। सीईसी की बैठक में 3 सीईसी की बैठक में ये निर्णय नहीं ले पाए लोग कि किसको वहां से कैंडिडेट बनाया जाए। संदीप दीक्षित प्रबल उम्मीदवार थे, लेकिन उसको भी नजरअंदाज किया गया। अजय माकन जो एक तरह से आप समझ सकते हैं कांग्रेस के भी ट्रेजरर हैं और बहुत बड़े नेता हैं वो। ललित माकन को अगर आप याद करें 90 के दशक में, तो बहुत बड़े राजीव गांधी के बहुत बड़े वो क्लोज थे। तो यहाँ पर कांग्रेस जो थी एक सर्वव्यापक पार्टी थी, यहाँ पर सारी विचारधाराओं का वहां पर समावेश था। लेकिन बात इधर के हाल के वर्षों में आप देखेंगे तो लेफ्ट के जो लोग हैं, अगर आप प्रियंका गांधी से बात करना चाहते हैं तो आपको संदीप सिंह से आपको बात करनी होगी, और संदीप सिंह वही संदीप सिंह है। उनसे बात करते हैं। शेखर अय्यर जी हमारे साथ हैं इस वक्त, वरिष्ठ पत्रकार, आइए उनसे बात करते हैं इसी मुद्दे पर। शेखर अय्यर जी, जैसे कि अभी हमने जाना कि अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा आ चुका है और कांग्रेस से वो काफी नाराज लग रहे हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी इस पर? देखिए, उनकी जो 3 पेज का जो चिट्ठी उन्होंने जो लिखा है उसमें कई बातें बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि किस विषय पर उनका मतभेद था। वो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस से लेकर कम से कम 2 चुनाव क्षेत्र में कैंडिडेट चुनने की बात को लेकर काफी उन्होंने विरोध प्रकट किया है, और साथ में ये बताया कि जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी है, दिल्ली के इंचार्ज, वो दिल्ली नेताओं की बात कभी सुनते नहीं थे और अपने विचार पर ही काम सब हो रहा था, और उनकी बात ऊपर तक कभी पहुंचने भी नहीं पाया जी। ये एक प्रकार से वो दिल्ली के कांग्रेस के अंदर जो काफी समय से जो आम आदमी पार्टी के जो अलायंस को लेकर जो विरोध था वो आज बाहर आ गया है जी। एक बात। दूसरी बात, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर भी खास करके उन्होंने दिल्ली उत्तर पूर्व की कैंडिडेट को लेकर भी जिक्र किया और एक चुनाव क्षेत्र को लेकर भी जिक्र किया है। इससे लग रहा है कि दिल्ली में
ठीक मई 25 को जब दिल्ली में चुनाव होना है उससे पहले इस तरह के एक विद्रोह होना, और मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट है ये दिल्ली में। बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जैसे कि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि अब चुनाव भी होने वाले हैं दिल्ली में भी, और ऐसे में अगर कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो धीरे धीरे कर कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, कांग्रेस से नाराज नज़र आ रहे हैं, ऐसे में पूरी सिनेरियो में आप कांग्रेस की जो एक छवि है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर अरविंद सिंह लवली जैसे नेता अगर इतने दुख के साथ एक चिट्ठी लिख रहे हैं और पार्टी के जो अंदर किस तरह की वहाँ पे फैसला लिया जाता है, क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसके खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं तो कुछ न तो बड़ा क्राइसिस चल रहा है संगठन के अंदर। और खास करके जिस बातों को लेकर पहले भी ये था कि बड़े नेता जैसे राहुल गांधी जी वगैरह, उनसे साधारण कार्यकर्ता या दिल्ली प्रदेश के ये अध्यक्ष होकर भी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाती, बात बता भी नहीं पाते। और कैंडिडेट सिलेक्शन को इनका एक बड़ा जो आरोप है कि जब फाइनली जो तय हुआ था, कैंडिडेट्स की नाम घोषणा हुई, लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को इसका इंफॉर्मेशन भी नहीं मिला। बिल्कुल। इन सब के पीछे कांग्रेस की कौन सी वो सोच आपको नज़र आती है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस से दूर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस पर विश्वास भी उठता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए जो जिस प्रकार से डिसीजन लिया जाता है उससे अगर उनको लगता है कि उनका कोई रोल नहीं है, कोई इनपुट नहीं है, और उन्हें बिना पूछे बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस, इसको लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में काफी विरोध था कि क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ दिल्ली में हुई है वो कांग्रेस के कॉस्ट पे हुई थे, क्योंकि कांग्रेस पर ही आरोप लगा के आम आदमी पार्टी की दिल्ली में ग्रोथ हुई, चुनाव में जीत हुई। अगर उसी पार्टी के साथ अगर हम अलायंस करेंगे केवल 3 सीटों के लिए, 3 लोकसभा सीटों के लिए, इससे बहुत नाराजगी कैडर के अंदर भी है, रैंक के अंदर भी है, और ये बात को जो पार्टी हाईकमांड है इसको समझ नहीं पा रहा है या इसको नजरअंदाज कर रहा है। बिल्कुल। आप इस तरह से अगर हम ये मान के चल सकते हैं कि जो ये इस्तीफ़ा अभी मिला है और इसमें ख़ास बातों का पर भी ध्यान दिलाया गया है, और अगर आप कांग्रेस की ही बात को हम आगे बढ़ाएं तो चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह के जो इस्तीफ़े हैं उससे चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा कांग्रेस पर? देखिए काफी असर पड़ेगा, ये अलायंस पर भी असर पड़ेगा। देखिए खुल के अगर दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि अलायंस जो बनाया गया था आम आदमी पार्टी के साथ, जो हमारे विरोध के बावजूद ये बनाया गया, फिर भी हम कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन बाकी फैसलों में कैंडिडेट को सिलेक्शन करना और बाकी चीजों पर कोई बातचीत नहीं है, डीपीसीसी को इग्नोर किया गया। अच्छा, अरविंद सिंह लवली कह रहे हैं कि उनको नियुक्त किया गया था अगस्त 2023 में, तब से लेकर हम संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे। आम आदमी पार्टी के साथ जो अलायंस हुआ था उसको विरोध किया, लेकिन फिर भी हमने मान के उसको हम किसी तरह वो अलायंस को वर्क करने के लिए, मतलब किसी तरह वो सफलता पाए वो अलायंस, जिसके लिए हम काम कर रहे थे। लेकिन उनका ज्यादातर आरोप मुझे जो लग रहा है उनकी चिट्ठी से एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जो है दिल्ली के, उनके खिलाफ काफी है कि कैसे वो इनकी बातों नहीं सुन रहे थे। दिल्ली कांग्रेस के कई यूनानिमस डिसीजन जो दिल्ली कांग्रेस के नेता लिए थे उस पर भी, उसका भी विटो किया गया था। हाँ बिल्कुल। शेखर अय्यर जी, जो ये इस्तीफा है, जो पत्र लिखा गया है, आइए देखते हैं कि उसमें क्या कुछ खास लिखा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस को जो ये बड़ा एक झटका लगा है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा ये सौंपा गया है, जिसमें अपनी नाराजगी उन्होंने दर्ज की है। उन्होंने जो पत्र में लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आप के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफे में लिखा कि अरविंदर लवली ने इस्तीफे में लिखा कि वे कई कारणों से खुद को अपंग महसूस करते हैं और दिल्ली पार्टी इकाई के अध्यक्ष के रूप में बने रहने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं।
पत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि 31 अगस्त 2023 को मुझे दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने पिछले 7-8 महीनों में दिल्ली में पार्टी को फिर से स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाए जैसे कभी थी। तो शेखर अय्यर जी, आपने सुना कि किस तरह से जो लवली जी हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है, पत्र लिखा है और किस तरह से अपनी नाराज़गी जताई है। जाहिर सी बात है कि जो गठबंधन है उसे लेकर भी वो काफ़ी हद तक नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि वो चाहते थे कि छवि जो कांग्रेस की थी उसे फिर से स्थापित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो इसको हम क्या मान के चलेंगे? देखिए, ऐसी बात गुजरात में भी कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ जो अलायंस बनी 2 सीटों में, भरूच और भावनगर दोनों सीटों में। तो यहाँ भी 3 सीटों के लिए जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है कांग्रेस को, इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता रैंक एंड फाइल विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हमारी जो आज की जो हालत की कारण है, ज्यादातर कारण आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल कांग्रेस को निशाना बना के, काफी आरोप लगा के कांग्रेस की छवि पर काफी सवाल पैदा किया है। और जब अगर आपके कॉम्पिटिटर ही आपको इस तरह कर दे, आप उन्हीं के साथ हाथ मिल जाएंगे, तो संगठन कैसे अपने पैर पे खड़े हो सकता है? और ये केवल बीजेपी को हराने के लिए अगर ये अलायंस है, ये भविष्य के लिए, मान लीजिए साथ में जाके अगले साल दिल्ली में प्रदेश चुनाव भी होना है, तो अरविंद सिंह लवली का एक प्रकार से जो फ्रस्ट्रेशन जो चिट्ठी में दिखाई दे रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है रैंक एंड फाइल में जो है, जो पार्टी के कैडर के अंदर जो भावना है, उसी भावना को इन्होंने प्रकट किया है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अरविंदर लवली जी ने जो लिखा है कि कुछ कारणों से वो खुद को अपंग महसूस कर रहे थे, यानी जिस तरह से वो काम करना चाहते थे और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। खुद उन्होंने लिखा कि मैं अपंग महसूस करता हूँ। तो इसके पीछे ये माना जाए कि जो आला कमान है वो उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। हाईकमांड से ज्यादा मुझे लगता है इनकी जो ये जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है जी, ये सारे जनरल सेक्रेटरीज अपने आप को बहुत पावरफुल मानते हैं और कभी कभी प्रदेश कांग्रेस नेताओं को डायरेक्टली बात ऊपर रखने के लिए रास्ता नहीं है, सारे जनरल सेक्रेटरी के माध्यम से जाता है। और जो अरविंद सिंह लवली जी का जो चिट्ठी में जो बात आ रही है सामने कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नेताओं और ऊपर हाईकमांड यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, जिस मामले में इनको लग रहा है कि और कोई इनके पास चारा नहीं है, केवल अपने पद से इस्तीफा देना। बिल्कुल। इंडिया अलायंस जो अपने आप को स्थापित करने की पूरी तरह से कोशिश में है, आगे बढ़ना चाहता है, और ऐसे में इस तरह के इस्तीफे या जो पार्टी के अंदर एक दूसरे से जो हम देखते हैं कि कई बार ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जिसे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पर जो उनके नेता हैं खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शुरू से ही ये दिक्कत कांग्रेस की रही है, कई राज्यों में रही है। संगठन की जो हालत है, मतलब इतने ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन्स भी है, अंदरूनी इंटरनल राइवलरी भी है, साथ में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, देखिए कैंडिडेट सेलेक्ट करना, अलायंस बनाना, अगर इसमें पार्टी के प्रदेश नेता अगर फील करते हैं कि भाई उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उनकी नेग्लेक्ट किया जा रहा है और ऊपर से डिसीजन ऊपर थोपा जा रहा है, तब देखिए आज ये तो खुल के कह रहे हैं, कन्हैयालाल जैसे कह रहे हैं भाई आउटसाइडर्स बाहर से आए, उनको दिल्ली में कैंडिडेट बना दिया गया लोकसभा चुनाव में और बिना दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से पूछे समझे बात किए। तो ये चीज है भाई, कम्युनिकेशन भी नहीं है, ऊपर से डिसीजन लिया जा रहा है और अलायंस से लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कोई रोल नहीं है, इस तरह जो बातें सामने आ रही है लवली जी के चिट्ठी से। जी, शेखर अय्यर जी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जी भी जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं रोशन गौड़ जी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो उन इस्तीफ़े आ रहे हैं कांग्रेस के, और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं कि जो इस्तीफ़ा आया है अरविंदर लवली का, उसमें कुछ ख़ास बातों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है और जो उनका पत्र है उसमें उन्होंने लिखा है कि वो जो अलायंस है, जो गठबंधन है, उससे भी वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है
कि मैं सही तरह से काम नहीं कर पा रहा हूं, अपंग महसूस कर रहा हूं। क्या आप कहना चाहेंगे? दरअसल जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गठबंधन करने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि वो अकेले अपने दम पर वहां लोकसभा की सीटें जीतेंगे और कांग्रेस से गठबंधन होगा तो कांग्रेस को कुछ सीटें देनी पड़ेंगी। और दिल्ली में उन्हें पता था कि यहाँ तो बीजेपी 7-0 से आगे रहती है, तो कांग्रेस को अगर शामिल कर लेंगे तो दो बातें होंगी। एक बात तो होगी कि जो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत है वो बढ़ेगा, और दूसरा कांग्रेस का वोट बैंक जो उनके पास आया है उस पर ठप्पा लग जाएगा कि अब ये आम आदमी पार्टी के ही साथ है। तो इसका जब ये गठबंधन हुआ तो कांग्रेस के लोगों ने इसका मुखर होकर इसका विरोध किया था। जो अजय माकन है उन्होंने बहुत विरोध किया था, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी। उसके बाद संदीप दीक्षित ने विरोध किया था, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में खड़ा किया, लेकिन जो इनकी सेंट्रल लीडरशिप है वो नहीं मानी। उनको ऐसा लगा कि शायद केंद्र में सत्ता में अगर आना है तो सभी को साथ लेके चले और एक इंडिया गठबंधन बनाए। लेकिन जब ये इतनी पर भी बात नहीं रुकी और उन्होंने दिल्ली में दो कैंडिडेट, एक कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से और उधर उदित राज को जो उत्तर पश्चिम दिल्ली से उड़ाया है चुनाव टिकट दिया, तो इसका भी बड़ा विरोध हुआ। और इसके विरोध के कारण अंदर ही अंदर बहुत दिनों से घमासान चल रहा था, और उस घमासान का रिजल्ट अब आया कि जब लवली ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने चिट्ठी लिख दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस को दिल्ली में सरवाइव करना है तो मुझे लगता है उन्होंने आम आदमी पार्टी से अलग होना चाहिए था। बिल्कुल, यानी कई कारणों के साथ ये कह सकते हैं कि जो टिकटों का बंटवारा है उसे लेकर भी कहीं ना कहीं अरविंदर सिंह लवली जो थे वो काफी हद तक नाराज नजर आ रहे हैं कांग्रेस से। देखिए, जब ये इन दोनों को टिकट दिया गया, उदित राज को और कन्हैया कुमार को, तो इन्होंने जो इन्होंने रिकमेंड किया था, इन्होंने दूसरों के नाम रिकमेंड किए थे। इन्होंने संदीप दीक्षित को कन्हैया कुमार की जगह इन्होंने रिकमेंड किया था, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर उनको लगा कि जब मेरी चल नहीं रही है, हम इनसे कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को दूर रखिए, सात के सातों सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट को उतारिए, और ये नहीं माने। और उसके बाद इन्होंने कैंडिडेट भी अपनी पसंद के इन्होंने चुन लिए हैं। तो फिर यहाँ पार्टी में रहने का क्या मतलब है? और उन्होंने यही बात उन्होंने चिट्ठी में लिखी कि मैं जब इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी चल नहीं रही है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उससे पहले आप देखिए कि आम आदमी पार्टी में भी ऐसा हो रहा है, वो भी कुछ कुछ इसका विरोध कर रहे थे। कितने लोगों ने आम आदमी पार्टी से अभी रिसेंटली कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है, उनके मंत्री लोग इस्तीफा दे रहे। तो ये गठबंधन तो मुझे लगता है कि ये एक अस्वाभाविक गठबंधन था, और उस गठबंधन के कारण अभी दोनों पार्टियों के लोग इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रोशन गौर जी, इस वक्त हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी प्रतिक्रिया, हम बहुत देर से इस पर बात भी कर रहे हैं कि अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में कांग्रेस लगातार सवालों के घेरे में आती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा देना एक मामूली घटना नहीं है दिल्ली के लिए या पूरे आप देश के लिए। आप ये मान सकते हैं कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन पर एक बड़ा सवाल है कि अरविंदर सिंह के साथ साथ देश में पिछले 3-4 महीने में कम से कम कांग्रेस संगठन के 5 ऐसे जो वहां के प्रदेश के प्रभारी और अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने रिजाइन किया है जी। इसको अगर आप इस रूप में देखेंगे तो बात आपको समझ में आएगी कि ये सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के अंदर के जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए आप एक तरह से साफ साफ देखेंगे कि पार्टी के नेतृत्व को एक बड़ी तरह से जिम्मेदार ठहराया इन लोगों ने। जी, जिम्मेदार इसलिए ठहराया है, आप या अशोक चौहान से आपने देखिए, असम के कांग्रेस के जो राज्य प्रदेश के अध्यक्ष थे उनसे देखिए, अरविंदर सिंह लवली को देखिए, इस तरह के आप त्रिपुरा को देखिए। ऐसे कई स्टेट के हर प्रेसिडेंट ने एक ही सवाल उठाया था कि कांग्रेस पार्टी में कोई एक संवाद का, कम्युनिकेशन का, लीडरशिप में दूर दूर तक कहीं संवाद की प्रक्रिया नहीं है। अब दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश की जो पूरी जिम्मेदारी अरविंदर सिंह लवली को देके एक बार मोमेंटम बनाने की कोशिश हुई थी, तो अरविंदर सिंह लवली पिछले 2 महीने से ठगे महसूस कर रहे थे। जब पार्टी के अंदर की जब मीटिंग होती थी तो हर दिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम पर एक नया नेता को उस पर थोप दिया जाता था। अब सवाल है कि जो स्टेट का प्रेसिडेंट है वो किसको रिपोर्ट करे? कायदे से तो इसका AICC है, जिसकी वर्किंग कमेटी में जो प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं उनकी रिपोर्टिंग होती है।
और यहाँ हर एक बंदा जो राहुल गांधी का टीम का है वो वहां पे एक हेड हो जाता है। अब कन्हैया कुमार को अगर अरविंद केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल की तारीफ करके शीला दीक्षित के जो ये 10 साल का 15 साल का दिल्ली का जो उनका विकास का मॉडल था उसके सामने में उसको फीका बताए तो ये कांग्रेस के लिए डूब मरने वाली बात होती है। बिल्कुल विनोद मिश्रा जी, दो सेकंड में पूरी कर लूं जी। और कोई भी ऐसे जिम्मेदार जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, जो उसके शीला दीक्षित के कैबिनेट के मेंबर रहे हैं, वो अपना तौहीन कैसे एक कन्हैया कुमार जो लेफ्ट बैकग्राउंड के सीपीआई से चल के कांग्रेस में आए हैं और वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो देश के किसी भी मॉडल से बढ़िया मॉडल है क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना है। तो क्या कांग्रेस में शीला दीक्षित का जो ये काम है, दिल्ली का जो ये काम है, वो अपना उस चीज को उस विकास के मॉडल के सामने में अरविंद केजरीवाल का ये जिस तरह का वो मॉडल जो एक शोकेस अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें फीका कर दे? तो सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के खतरे की बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सारे पार्टी के लीडर करते रहे हैं, उनको शायद पार्टी के अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, हमारे साथ रहिए आप। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अशोक श्रीवास्तव जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी से बात करते हैं। अशोक जी, आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में अगर हम ये कहें कि लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं और बहुत जल्द इसका फैसला भी हो जाएगा, तो ऐसे में आप कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? रेशमा, मैं आपको इससे पहले कि इन सब चीजों पर आऊं, मैं ये भी बता दूं दर्शकों को, इस वक्त हमारे साथ जैसे आपने बताया कि विनोद मिश्र जुड़े हुए हैं और साथ साथ रोशन गौड़ जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली की राजनीति पर समझ रखते हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये तीनों लोग हमारे साथ हैं, आप हैं। ये देखिए, इस पूरे विषय को समझिए, ये बहुत गंभीर विषय है। बीच चुनाव में कांग्रेस का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सदमा है। यूं कहने के लिए दिल्ली की 7 सीटें, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, 7 की 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी इन 7 सीटों पर हारे। इसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो है समझौता किया था। ये जो इस्तीफा अरविंदर सिंह लवली का है, ये भी आपको बता दूं, अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से पहले जो है राजकुमार चौहान इस्तीफा दे चुका है, जो दिल्ली की एक कद्दा और बड़े नेता रहे। राजकुमार चौहान भी शीला दीक्षित के साथ जो है उनके बहुत करीब से रहे। अरविंदर सिंह लवली वो नेता है जो शीला दीक्षित के बहुत करीब से रहे, उनके साथ उन्होंने जो है दिल्ली सरकार को संभाला था। कुल मिलाकर ये जो पूरा इस्तीफा, मेरा मानना है कि ये इस्तीफा एक अनहोली अलायंस के कारण हुआ है। एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसा अलायंस जिसके पीछे कोई आइडियोलॉजिकल सोच नहीं है, पूरी अवसरवादिता है। और इस अवसरवादिता का फेविकोल लगाकर जो है वो आप कोई भी गठबंधन को जोड़कर नहीं रख सकते। और यही हुआ कि थोड़े दिन ये गठबंधन चला, हालांकि अरविंदर सिंह लवली उस वक्त थे जब ये समझौता हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि जो भी ऐसा कांग्रेसी है जो शीला दीक्षित के साथ जिसने 10 साल तक कांग्रेस को चलाया। और एक बात और मैं यहाँ बता दूं, देखिए शीला दीक्षित जो थी वो कांग्रेस में इतनी कद्दावर नेता थी कि वो, अलग बात है कि इस वक्त सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह कांग्रेस को संभालते थे, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शीला दीक्षित जो है वो सर्वे सर्वा नेता थी। तो जिन नेताओं ने शीला दीक्षित के साथ और जिन नेताओं ने कांग्रेस के साथ एक लंबा वक्त बिताया है, वो इस अलायंस को किसी भी हद तक जो है स्वीकार कर ही नहीं सकते। उनके लिए इस अलायंस को स्वीकार करना मतलब उनके लिए जहर खाने जैसा होगा कि हम आम आदमी पार्टी से समझौता कर रहे हैं, तो मतलब वो जहर खाने जैसा है, क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने पूरी तरह से शीला दीक्षित के लिए पूरे देश भर में और दिल्ली के हर ऑटो के ऊपर एक पोस्टर लगाया था और कहा था कि देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो शीला दीक्षित है। मुझे पर्सनली इस बात पे बड़ी हैरानी हुई थी जब अरविंद केजरीवाल पकड़े गए थे। तो राजनीति में इस तरह से होता है कि संदीप दीक्षित को जो है अपनी सॉलिडेरिटी जताने के लिए जो है जाना पड़ा था और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने क्या दिल पे पत्थर रखकर गए होंगे, इस बात को समझा जा सकता है। और वो जो पत्थर है वो धीरे धीरे हट रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिन्होंने जिस पार्टी ने शीला दीक्षित को देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया, जिस पार्टी ने कांग्रेस में कहा कि कांग्रेस में एक एक नेता चोर है, जिनमें अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार जो है चौहान और जिसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक थे, सबको जिन्होंने चोर बताया, आज आप उनसे समझौता कर रहे हैं दिल्ली में 7 सीटों पर। तो इसको लेकर के स्वीकार करना बिल्कुल असंभव सी बात थी।
तो कुछ दिन तक इन्होंने जहर का घूंट पीने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार गले में चीज अटक जाती है, तो वो ये समझौता कांग्रेस के नेताओं के गले में अटका हुआ है, ना उनसे निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। और इसलिए जो है ये इस्तीफा अरविंदर सिंह लवली का हुआ, क्योंकि वो जब तक वो होल्ड कर सकते तो उन्होंने किया। लेकिन इस इस्तीफे के और भी कई सारे कारण हैं, और उसमें एक कारण ये भी है कि कन्हैया कुमार जैसा अभी विनोद मिश्र बता रहे थे, कन्हैया कुमार जो है वो लेफ्टिस्ट हैं। अभी उनका आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भारत की सेना को ये कह रहे हैं कि भारत की सेना कश्मीर में बलात्कार करती है। तो वो नेता जो भारत की सेना को कश्मीर में बलात्कारी बताता है, जो कश्मीर को कहता है कि भारत का हिस्सा नहीं है, वो आज कांग्रेस में जो है सर्वे सर्वा बना हुए। तो कांग्रेस के नेता जो है, कांग्रेस में एक राष्ट्रवादी सोच के नेता हैं, आज भी हैं, वो इस बात को कैसे स्वीकार कर लेंगे कि कन्हैया कुमार जैसा नेता डोमिनेट करे। और साथ साथ कन्हैया कुमार और उदित राज जो है, जो वो भी जो है उदित राज के ऊपर भी गंभीर आरोप है, ऐसे नेताओं को डोमिनेट करे ऐसा संभव नहीं है। मैं सीधा रोशन गौड़ के पास चलता हूँ। रोशन गौड़, आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है कि ये जो है कांग्रेस के लिए सेटबैक तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब तक कांग्रेस एक हवा बनाने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी के साथ बीजेपी को हराने के लिए वो कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी समझौता कर लेंगी तो एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन ये डेडली कॉम्बिनेशन तो नहीं बना, ये कांग्रेस के लिए और जो है डेड जो है करने वाला कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। क्या कहेंगे रोशन गौड़ आप? देखिए ठीक है, तो बिल्कुल हम आपको फिर एक बार बता दें कि अरविंदर सिंह लवली जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और इस तरह से जो कांग्रेस की इमेज है वो धीरे धीरे बिल्कुल धूमिल होती जा रही है। और अशोक जी, एक बार फिर से हम आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर ही रहे हैं आपसे बहुत देर से कि अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ऐसे में राजकुमार चौहान ने भी अभी थोड़े दिन पहले ही इस्तीफ़ा दिया था, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस ने अपनी एक छवि बनाने की कोशिश की थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये छवि का प्रश्न नहीं था। छवि तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से समझौता किया, वो कांग्रेस की छवि तो उससे किसी भी हिसाब से बन नहीं रही थी। क्योंकि फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पार्टी जो नेता कांग्रेस को चोर कहे, आप उनके साथ जा रहे हैं तो मतलब आप क्या उनको एंडोर्स कर रहे हैं जो आपको चोर कह रहे थे, या जो लोग आपको कल तक चोर कह रहे थे वो अपने पोजीशन से पीछे हटे? ये तो स्पष्ट है नहीं। तो इसमें छवि का सवाल नहीं था, इसमें सीधा अवसरवादिता की थी। इसमें वोट बैंक को 1+1 कैलकुलेट करके बीजेपी को हराने का एक फॉर्मूला बनानी थी, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंट जो है पिछली बार भी दिल्ली में 50% से ज्यादा था। तो दिल्ली में 7 सीटें, भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो लगातार जो है बड़े भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं, भले ही आम आदमी पार्टी जो है वो एमसीडी का चुनाव जो है इस बार बीजेपी को हराकर जीती, लेकिन दिल्ली में ना कांग्रेस में के पास ऐसी ताकत थी, ना ऐसी इच्छा शक्ति थी, ना कांग्रेस को लग रहा था कि वो अकेले जो है नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगी, ना आम आदमी पार्टी में थी। इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक अनहोली अलायंस किया था, जिस अलायंस के पीछे ना कोई नीति थी, ना कोई नियत दिख रही थी, ना ही इसके पीछे कोई विचारधारा थी। तो ऐसे गठबंधन जो है चलते नहीं, ऐसे गठबंधन गले की फांस बन जाते हैं। और फिर सवाल यह कि आप अपने नेताओं को कैसे आप राजी कर लेंगे, आप अपने नेताओं को कैसे रातों रात बदल देंगे, ये बड़ी दिक्कत होती है। देखिए, ये अभी हम टॉप के लेवल पर देख रहे हैं ना, अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा, राजकुमार चौहान का इस्तीफा। आप सोचिए ग्राउंड लेवल पर जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से, किस हालात से गुजर रहे होंगे, उनकी सिचुएशन क्या होगी, वो जो है किस तरह से इस गठबंधन को ले रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि वो लोग निकल करके कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शीला दीक्षित को चोर बताने वाले जो है वो निकल के क्या कांग्रेस के लिए वोट मांग पाएंगे? और क्या जो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के नेता हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग पाए? ये सब असंभव चीज है। लेकिन विनोद मिश्रा के पास अगर चलते हैं, अगर रोशन गौड़, मुझे बिल्कुल अशोक जी आप बने रहिए हमारे साथ, और विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ बने रहेंगे, और साथ ही साथ रोशन गौड़ जी भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, और शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा।